मितालीज वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। मेरा नाम मोहिनी है। बंगाल में औरतें शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस क्यों लगाती थीं? यह एक दिलचस्प सवाल है। एक खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। तभी चाची का छोटा भाई अय्यान आया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं और यह मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। अय्यान अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और वह भी मुझे पसंद करता था। मैं 17 साल की थी और कम उम्र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। अयान 2 दिन से हमारे घर पर था। नाश्ता करने के बाद वह नौकरी के लिए निकल गया और मैं घर के काम में व्यस्त हो गई। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। चाची मेरी देखभाल करती थीं, लेकिन वह मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती थीं। काम करते करते दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने चली गईं और मैं किचन की सफाई करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी नज़रें मुझे असहज कर रही थीं। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उससे चाची के बारे में पूछा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे चाची को बुलाने के लिए कहा। मैंने चाची को बताया कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसकी बात सुनकर चाची का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे किचन का काम खत्म करने को कहा और खुद दरवाजे पर चली गईं। मैं किचन में काम करती रही और चाची की आवाज़ें सुनने लगीं। वह आदमी कौन था और चाची उससे क्या बातें कर रही थीं, ये मेरे लिए रहस्य बना रहा। चाची ने मुझे सख्त हिदायत दी कि इस आदमी के बारे में मैं किसी को न बताऊं, खासकर चाचा या अय्यान को। चाचा रोज सुबह दूसरे शहर काम के लिए जाते थे और रात को लौटते थे। चाचा मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे और मेरी बहुत परवाह करते थे। चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान बंद कर ली, लेकिन मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता बनी रही कि वह आदमी कौन था और चाची से उसका क्या संबंध था। कुछ दिन बाद अय्यान मेरे कमरे में आया और हमारी शादी की बात करने लगा। उसने कहा कि वह जल्दी ही हमारी शादी करना चाहता है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। मैंने कहा कि अगर चाची मानती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अयान बहुत खुश हुआ और मेरे हाथ थाम लिया। उसकी इस हरकत से मुझे शर्म आ रही थी। कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आया। इस बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा लिया। मैं किचन में थी, तभी चाची ने मुझे ठंडा पानी लाने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर चाची के कमरे तक पहुंची तो देखा कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वे खामोश हो गए। चाची की हालत कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में थे। उस आदमी ने चाची से कहा कि मैं बहुत खूबसूरत और जवान हूं और मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। मुझे अब समझ में आया कि चाची क्या छुपाने की कोशिश कर रही थीं। अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मेरे लिए अनजान आदमी था। वह न सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वह पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी चाची से बातें कर रहा था। और फिर चाची भी हंसकर उसे कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है। मुझे यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब यह जवान हो गई है। मैं शर्म से वहां से भागकर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उनके बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद वह आदमी वापस गया तो चाची ने मुझे फिर से समझाया कि अयान और अपने चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी समय अयान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा और फौरन मेरे पास आकर पूछने लगा कि आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। वह चाची से मिलने के लिए आया था। अयान सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया
और फिर अचानक से उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। चाची अय्यान को बुरा भला कह रही थी और अय्यान भी चाची को बहुत ज्यादा जवाब दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना आइडिया जरूर था कि बात कुछ बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफी देर बाद जब अयान चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह सीधे स्टोर रूम में चला गया और अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वह हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने गई तो चाची बहुत गुस्से में थीं और मुझसे कहने लगीं कि जाओ, तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था। पता नहीं अयान ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिसका गुस्सा मुझ पर निकल रहा था। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगीं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहां से निकल जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि अयान ने अपनी बहन से किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उनका झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर पूछती। अयान जब भी हमारे घर पर आता था तो वह स्टोर रूम में ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी, और एक छोटा सा स्टोर रूम था जहां अयान कभी कभी ठहरता था। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह मुझे या तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे अयान से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज्यादा अजीब हुआ। जब मैं सोकर उठी तो अयान घर से जा चुका था और चाची भी घर का काम कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बर्ताव देखकर मैं भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में लग गई। चाची के कमरे की सफाई करते हुए मुझे वहां लहसुन का टुकड़ा पड़ा मिला, जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में लाई थीं। मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों लाई थीं। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था? सफाई करते वक्त मैंने उसे फेंक दिया और फिर सफाई में लग गई। शाम के समय चाची मुझसे कहने लगीं, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा होता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थीं, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ ले जा रही हैं। चाची ने रिक्शा लिया और हम रिक्शा में बैठकर चल पड़े। लेकिन जब रिक्शा वाले ने मार्केट को पीछे छोड़ दिया तो मैं हैरान रह गई। मैंने चाची से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गया। वह कहने लगीं कि दूसरा सामान खरीदना है, इसीलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बर्ताव पहले से कुछ बेहतर लग रहा था। काफी देर बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंचे। वहां भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग अजीबोगरीब लग रहे थे। हम उतरे और चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गईं। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाजा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगीं, इसे अपने पास रखो, मैं माल की सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ क्यों छोड़कर जा रही है। चाची ने मेरा चेहरा देखा और कहने लगीं कि परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है। तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहां से चली गईं। उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जैसे जैसे वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे एक अलग ही जगह बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था कि मैं किसी सामान्य जगह पर नहीं हूं। दरवाजों के पास छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां खड़ी हुई थीं, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े और चेहरे पर भरा हुआ मेकअप एक अलग ही सच्चाई बता रहे थे। मैं चलते चलते रुक गई। एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती।
मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसी और कहने लगी, दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहां से जा चुकी है। अब न वह कभी लौट कर आएंगी और न ही तुम यहां से लौटकर बाहर जा सकोगी। ये मेरी दुनिया है, यहां मेरा राज्य चलता है। तुम भी एक औरत हो, इसलिए तुम्हें भी यहां रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कमीज पकड़ ली और जोर से खींचा, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हें यहां बेच कर गई हैं। अब तुम मेरी खरीदी हुई गुलाम हो। मैंने तुम्हारी महंगी कीमत दी है। अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। रात को ग्राहक आएंगे और तुम्हें भी यहां लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का रह गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक भयानक सपना है और कुछ देर बाद मेरी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वह दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी तैयार किया और उसमें मुझे नहाने के लिए मजबूर किया। मेरे चीखने, चिल्लाने और रोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगी कि यहाँ आने वाली सभी लड़कियां 1-2 दिन रोती हैं, फिर खुद ही इस जीवन को स्वीकार कर लेती हैं। उसने कहा, तुम भी खुशी खुशी इस काम को मान लो, वरना सायरा बानो जबरदस्ती करवाएगी और तुम्हें तकलीफ भी ज्यादा होगी। मैं 17 साल की थी और वह मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वह मुझे एक कमरे में खींचते हुए ले गई, जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसने कहा, देखो, वह लड़की सायरा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहां बंद करके रखा गया है। उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी जबरदस्ती करने पर मुझे नहाना पड़ा। थोड़ी देर बाद सायरा बानो वापस आई। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और कहा, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है। तेरे अच्छे दाम मिलेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है। अब मैं तेरे शरीर को बेचकर वह पैसा वसूल करूंगी। ये सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। सायरा बानो की बातों से मुझे लग रहा था कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। अब मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा, मेरी चाची ने मुझे यहां क्यों छोड़ दिया? वह जोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा। हम तो बस माल खरीदते हैं। वह दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था, सायरा बानो से कहने लगी, यह अभी छोटी है, इसे नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे ग्राहक के सामने पेश करना चाहिए, ताकि इसका सही दाम वसूल हो सके। बेगम जान मुझे प्यार से समझा रही थी। उसने मुझे 1 महीने तक महफिलों में नाचना सिखाया। फिर मुझे भी महफिल का हिस्सा बनाया गया, जहां शराब के नशे में डूबे आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने नाचना पड़ता था। एक दिन एक अमीर आदमी कोठे पर आया और उसने मुझे RS 50,000 की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहा। सायरा बानो ने खुशी खुशी यह सौदा मंजूर कर लिया। उसने बेगम जान से कहा कि मुझे तैयार कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेगम जान ने मुझे समझाया कि जितना ज्यादा शोर करोगी, ग्राहक तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। उसने मुझे तैयार करते हुए कहा कि एक रात के लिए समझ लो कि वह तुम्हारा पति है। बेगम जान ने कहा, कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा शरीर तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 42 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और शरीर की चमक दमक मुझे बुरा नहीं होने देती। ये सुनकर मैं और भी टूट गई थी। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे अपनी किस्मत से लड़ना ही था। कोई ना कोई मेरे दाम लगा ही देता था और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता था। जब तक मैं खूबसूरत हूं, तब तक मुझे ये सब झेलना होगा।
बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थीं और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाची और अय्यान की याद आ रही थी। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि चाची ने मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया और इसमें शायद अयान का भी हाथ है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी, गहरी सांस भरकर कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं छोटे से कमरे के अंदर चली गई। वहां एक मध्यम रोशनी वाला पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगूंगी, लेकिन वह आदमी बहुत ही पत्थर दिल निकला। वह 35-40 साल का था और मेरे पिता की उम्र का लग रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसने मुझे देखकर एक खतरनाक मुस्कान दी। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और उसकी एक आंख लाल हो रही थी। उसकी नजरें मेरे शरीर पर टिकी हुई थीं। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बाहर निकलने लगी। तभी उसने मुझे पकड़कर खींच लिया और कहा, तुझे महंगे दामों में खरीदा है, तू कहाँ भाग रही है? उसकी शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उसे मुझ पर तरस नहीं आया। वह कहने लगा, सीधे बिस्तर पर आ जा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया और तभी मेरे दिमाग में बेगम जान की बातें घूमने लगीं। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। मैंने लहसुन की कली को मुट्ठी में दबाकर रखा था और उसे अपनी नाभि पर मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैंने पूरी लहसुन की कली अपनी नाभि पर मल दी और फिर वही सब हुआ जो होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात अपने पैसे वसूल किए। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया। वह आदमी तो बिल्कुल पत्थर दिल था। शायद वह शराब के नशे में चूर था या फिर उसे यह सब करने की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात खत्म ही नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आया जब मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे सामने थीं। वह कस्टमर सुबह से पहले ही जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगीं, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी आसान हुआ है। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। होश में आने के बाद भी मैं चिल्ला रही थी। बेगम जान मुझे अपने कमरे में ले गईं और सारा दिन मैं उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। मेरा नाम मोहिनी था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम गुलजान रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी मोहिनी था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। तीसरे दिन एक 55 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया। मैंने सायरा बानो से इनकार करना चाहा, तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगीं, यहां इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे पेश करूंगी। मैं सायरा बानो के आगे मजबूर हो गई थी। बेगम जान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और मेरी मुट्ठी में लहसुन पकड़ा दिया और कहा, इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से लहसुन मुट्ठी में दबाया और मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से उस बुढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम जान की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से आखिर क्या होता था? बेगम जान ने मुझे यह क्यों लगाने के लिए कहा था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी अय्यान की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा? क्या अब वह मुझे भूल चुका होगा? बस,
मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वह कस्टमर चला गया और मैं खामोशी से बेगम जान के कमरे में चली गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराईं और धीरे से कहने लगीं, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना? बेगम जान की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बेगम जान ने कहा, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी, तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम अब एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा यही समझाती थीं कि बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने उनकी बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए। अब तो मैं इस काम की आदी हो गई थी। मुझे बस इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी अयान की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात किसी न किसी मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ा देती थीं और कहती थीं, बिस्तर पर जाने से पहले ये लहसुन अपनी नाभि पर जरूर लगा लेना। कई बार मैंने बेगम जान से पूछा, इस लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे देती हैं? तो वह कहने लगीं, सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना। काफी दिनों से देख रही थी कि बेगम जान बीमार थीं, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करा रही थीं। वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है? हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम जान थीं। अगले ही दिन सायरा बानो मेरे पास आईं और कहने लगीं कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। ये कहकर वह चली गईं और मैं तैयार होने लगी। अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई, तो बेगम जान फिर आईं और मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया। आज मैंने सोच लिया था कि आखिर बेगम जान मुझे लहसुन क्यों देती हैं, ये पूछ कर ही रहूंगी। लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वापस आकर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में पहुंच गई। इससे पहले मैंने लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगा लिया था। मैं जानती थी कि इसके पीछे कोई खास वजह जरूर है। जब मैं कमरे में पहुंची, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस कमरे में अयान था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वह उछल पड़ा और कहने लगा, मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, मैं मोहिनी नहीं हूं, मेरा नाम गुलशन है। मेरी इज्जत लुट चुकी थी और सालों से इस कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। अयान ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे झकझोरते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ही मोहिनी हो। यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने उसे पूरी कहानी बताई कि उसकी अपनी बहन ने मुझे यहाँ पहुंचाया था। ये सुनकर वह मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि जब उसकी बहन को हमारे अफेयर के बारे में पता चला, तभी से वह मुझसे नफरत करने लगी थी। उसने बताया कि उसकी बहन अक्सर अजनबी आदमियों को अपने फायदे के लिए घर बुलाती थी, क्योंकि उसके पति ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। अयान को यह सब पता था और उसने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी नहीं माना। उस दिन भी जब वह आदमी अयान की बहन से मिलने आया था, अयान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन से झगड़ा किया। अगले ही दिन उसकी बहन ने अयान को बताया कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूं। अयान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहन ने उसे यकीन दिलवा दिया। उसने कई जगह मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसने जीजाजी को भी बताया कि उनकी भतीजी भाग गई है। अयान मुझसे माफी मांगने लगा कि उसने मुझे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने बताया कि मेरी चाची बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसने कहा कि मेरी चाची ने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे इस कोठे पर छोड़ दिया था। अयान ने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। वह खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि वह जान चुका था कि अब मैं एक वेश्या हूं और इस हालत में वह मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अयान ने खुद को शराबी बना लिया था और कोठे पर भी आने लगा था। वह अपनी रात पूरी के बिना ही शर्मिंदा होकर चला गया और मैं बेगम जान के कमरे में आ गई। जब मैं बेगम जान के कमरे में पहुंची, तो देखा कि बेगम जान जमीन पर पड़ी हुई थीं।
मैंने उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर ठंडा हो चुका था। यह देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वे मुझे छोड़कर जा चुकी थीं। उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिसमें उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वे किस तरह से इस कोठे पर आई थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। चिट्ठी में लिखा था कि लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती और वह तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को यह सब पहले से पता नहीं था, इसलिए वे इतनी ज्यादा बीमार हो गई थीं। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने यह नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसलिए वे हर बार मुझे लहसुन पकड़ा देती थीं। अब बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थीं और अब कोई मुझे लहसुन नहीं देगा। मैं अब इस कोठे पर अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है। लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।